नाज़रीन, प्रोग्राम मुखातिबा के साथ में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ख़ान। नाज़रीन, आज हल्का नंबर 2 स्कर्दू के मैदान सियासत का एक और शहसवार जनाब काचो इम्तियाज़ हैदर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे इनके कारकर्दगी के बारे में और आगे इलेक्शन के स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ सवाल करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमने टाइम दिया। थैंक यू मजी। सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हवाले से बताएं कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की और किस किस इंस्टीट्यूशन से आपने हासिल की। जी, काचो इम्तियाज़ हैदर मेरा नाम है, आपको पता है। और मैं स्कर्दू 8 स्कर्दू 2 से साबिक मेंबर असम्बली रहा हूँ। और मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है ना, यहाँ सिकलाइटोन में केजी स्कूल था प्राइमरी लेवल पे, वहाँ पे प्राइमरी लेवल पे वहाँ किया। और 6ठी से मैट्रिक तक हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जो हस्पताल रोड पे है वहाँ पे मैट्रिक वहाँ से किया। उसके बाद एफएससी के लिए मैं चला गया कराची में, उर्दू साइंस का, जिससे प्री मेडिकल में मैंने एफएससी की। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ स्कर्दू आने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल किया एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। और उसके बाद मैं जॉब से मुंसलिक हुआ। उस वक्त पब्लिक स्कूल में 2 साल मैंने टीचिंग की। ये 1995 और 97 के दरमियान था। और उससे पहले कोई 3-4 महीना गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे साइंस टीचर भी रहा। और उसके बाद फिर मैंने निमल, उस वक़्त ये निमल होता था, बाद में नमल बन गया। वहाँ से इंग्लिश की सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ के 6 महीने के कोर्स हासिल किया। और फिर मैं जॉब के साथ लग गया AKCSP के साथ, जो शिगर फोर्ड का आपने सुना होगा। उस रेजोल्यूशन टीम में मैं ऐसे इनिशियली ऑफिस असिस्टेंट, उसके बाद सोशल मोबिलाइज़र, फिर ऐसे असिस्टेंट मैनेजर शिगर फोर्ड रहा। और शिगर फोर्ड की जो जॉब थी 99 से 2005 के स्टार्ट तक। फिर मैं जॉब रिज़ाइन करके मैंने मास्टर डिग्री के लिए चला गया नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इकनॉमिक्स में मैंने डिग्री हासिल की, MSc इकनॉमिक्स की। और उसके बाद फिर मैं जॉब करता रहा प्राइवेट इदारों में। उसके बाद मैं बैंक में जॉब किया 2 साल, बैंक अल्फला के साथ मुंसलिक रहा 2008 से 10 तक। और 2013 में मैंने कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। और NGO के साथ, डेवलपमेंट सेक्टर के साथ तकरीबन 20 साल का मेरा तजुर्बा है, जिसमें से कोई 12 साल NGO और कोई 3 साल टीचिंग और 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लेजिस्लेटिव मेंबर। अभी हम सक्सेसफुली कामयाब और 2015 में फिर इलेक्शन में, और उसके बाद अभी आज 2020 में आपके सामने। ठीक, माशाल्लाह। काचो साहब सियासत गिलगित बल्तिस्तान के उन पॉलिटिशियंस में शामिल है जो तालीम याफ्ता हैं। सर, बहुत खुशी हुई। सर, सोर्स ऑफ इनकम भी तो हमने जान ही लिया, साथ में हमें ये बताएं कि सियासत में आने से पहले आपके क्या समाजी आपके सरगर्मियाँ रही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि समाजी खदमात के हवाले से ये था कि मेरे जो मरहूम वालिद साहब है काचो हैदर ख़ान, वो पूरे बल्तिस्तान में बल्कि GB में जाना पहचाना जाता है अपनी समाजी खदमात की वजह से। तो घर के अंदर ही हमें परवरिश हमारी समाजी खदमात और सोशल वर्क से ही जारी रहा। और जब मैं AKCSP को मैंने ज्वाइन किया 99 में, जिस वक्त मैं ग्रेजुएशन में कर चुका था, BA मेरा हो चुका था। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। और 2010 में मैंने जो बैंक की जॉब छोड़ी थी सियासत में आने के लिए और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन नहीं हो सका। और मीनवाइल मैं अपने तौर पर, हमने अपने इलाके के अंदर, ना सिर्फ अपने इलाके में बल्कि बल्तिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे मेडिकल कैंप्स वगैरह जो हमारी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक थी, उन चीज़ों को हम करते हुए चले गए। और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा 2015 तक। मैं ज़्यादातर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरी लाइफ का जो 12 साल का जो एक्सपीरियंस, 12 से 13 साल का जो वो है, वो डेवलपमेंट सेक्टर में है, जो सोशल वर्क और उसके हवाले से है। और इसको जो बूस्ट मिला जब मैं AKCSP में था, वहाँ पे मैं सोशल मोबिलाइज़र था। तो मेरा काम ही पब्लिक को और सोशली लोगों को मोबिलाइज़ करना था उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें आगे इसी तरह चलता रहा। जी सर, फिर सियासत में कैसे आना हुआ आपका? क्या आप एक नज़रिया रखते थे जिसको अमली जामा पहनाना चाहते थे, या लोगों की डिमांड थी कि काचो साहब आप आए, हमारी आवाज़ बने? तो क्या वजूहत थी इसके पीछे? इसमें ऐसा है जी कि बेसिकली कोई शौक़ इतना नहीं था, ना कोई ख़ानदान में हमारा कोई अब तक पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहा है। लेकिन मेरे मरहूम वालिद साहब इनडायरेक्टली पॉलिटिकल उसमें एक्टिविटीज़ में रहते थे, उनको ऑफ़र भी आ चुके थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। बहुत बड़ा मुश्किल फ़ैसला था मेरे लिए। एक तरफ MSc की डिग्री लेके बैंक की जॉब में कर रहा था और आगे मेरा बड़ा मुस्तकबिल अच्छा था, लेकिन मैंने ये देखा कि इस हलके के अंदर, ना सिर्फ इस हलके के अंदर बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में
इस सियासत को एक अच्छा पेशा नहीं समझा जाता था। और इवन मैंने ख़ुद जब इनिशियली अनाउंस किया तो मेरे अपने फैमिली से भी कुछ अफराद ने मुझे कहा जी आपने गलत फ़ैसला किया कि ये पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं। ये एक बहुत बड़ा गलत कंसेप्ट था और जिसको मैंने गलत साबित करना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गलत साबित किया। मैंने कहा जी असल काम ही पढ़े लिखे लोगों का है, क्योंकि हम में से कोई अगर नहीं आए तो फिर दूसरे लोग मैदान में आ जाता है। तो बड़ा मुश्किल फ़ैसला ज़रूर था, लेकिन क्योंकि फैमिली में कुछ अफराद ने मुखालफत ज़रूर की लेकिन अक्सरियत ने मेरा साथ भी दिया। और जो मुखालफत किया वो कुछ टाइम के लिए था। वो चाहते थे कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि मैंने MSc इकोनॉमिक्स किया, डेवलपमेंट सेक्टर में मैं काम कर सकता था, बैंकिंग सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं गवर्नमेंट के जॉब के पीछे कभी पड़ा ही नहीं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सोच थी और इस सोच को आगे लेके मैं निकला। और अगर आप मुझसे पूछे कि इस 5 साल में मैंने क्या किया, मेरे ख्याल में मेरा अपना जो असल टारगेट था वो मैंने अचीव किया। 2015 के इलेक्शन में गो कि बहुत कम लोग थे पढ़े लिखे। आज 2020 के इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही पूरे GB में आप किसी भी हल्के को उठा के देखें, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे इन हुए हैं। और मैं आपको बताऊँ ये मेरी अपनी असल कामयाबी यही है, जो मैं चाहता था कि ना सिर्फ इस हल्के के अंदर बल्कि पूरे GB में पढ़े लिखे लोग आए और वो अमली पॉलिटिक्स में हिस्सा ले ले, ताकि लोगों के जो मसाइल और मुश्किलात है, जो एक टिपिकल सिस्टम था हमारे यहाँ पे, मतलब 2 जमाती आप कह दे, 2 ही बंदे होते थे, कभी ये जीत गया कभी दूसरा जीत गया। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल में थ्रू आउट GB यहाँ पर था। लेकिन इस दफ़ा आप देखें हर जगह पे 5-5, 6-6 लोग मौजूद थे। तो मैंने एक हिसाब से अपना टारगेट अचीव कर लिया। मतलब आप स्टीरियोटाइप साइकिल को चेंज करना चाहते थे और आप कामयाब भी हुए। जी बिल्कुल। सर आप जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे 2015 का, तो उस वक्त आप MWM के साथ मुंसलिक थे। उसके बाद अचानक से आपने अपने टेन्योर के दौरान आपने पार्टी छोड़ दी, तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको शायद पता नहीं है या मैं करेक्शन करूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे छोड़ा। ठीक, पार्टी ने मुझे अपने पार्टी से निकाल दिया। तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद था आज़ाद रहे और हुकूमत में जाए। और अब मुझे उस वक़्त हमारे जो साबिक CM साहब ने उसने ऑफ़र भी की थी कि आप 2016 की बात है, मतलब 1 साल गुजरने के बाद मुझे मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का दावत भी दिया और आगे वजारत भी देने का उन्होंने इशारा किया था। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वजारत भी नहीं दिया और शमूलियत भी हासिल नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। शायद वो पूरे 3 घंटे का हो, लेकिन मुख्तसरन ये था कि GB कौंसिल का जो इलेक्शन हुआ उसमें मुझे बाईपास किया गया पार्टी की तरफ से। और वही चीज़ जो मैंने अपने उनके साथ जो डिस्कशन थे, उनकी जो नोटिस था शोकास, उसका मैंने जवाब में यही कहा जी आपको पता है कि कौंसिल के इलेक्शन में वोट मेंबर ने देना होता है। मैं जिस पार्टी से मुंसलिक था उस पार्टी के जो अरकान थे वो मीटिंग करते थे और मुझे मीटिंग में नहीं बुलाते थे, जिसका मैंने कई दफ़ा MWM के जो ज़िम्मेदारान हैं आगा साहब को हो गया, बाकी जगहों पे मैंने उनको बता दिया भाई ये आपका अमल गलत है, क्योंकि वोट मैंने देना है, अवाम ने मुझे इख्तियार दिया हुआ है, असेंबली में मैं हूँ। बिल्कुल। और 5 साल के बाद अवाम के पास एहतसाब के लिए मैंने खुद पेश होना है। अब अवाम ने फैसला करना है कि आया काची इम्तियाज़ ने फैसला अच्छा किया था, बुरा किया था, लेकिन जो भी काम किया था हमने इलाके की और हल्के की बेहतरी के लिए किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 98 लाख का स्कीम जो LGRD के थ्रू मिला, और वो कोई काची इम्तियाज़ के जेब में या अकाउंट में पैसे नहीं आए, वो पैसे LGRD के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू आए। और इस हल्के के अंदर मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद हल्का है जहाँ पे मैंने LSOs के ज़रिए काम किया, डेवलपमेंट सेक्टर के ज़रिए 75 लाख रुपये हमने हर LSO को, जो 5 LSOs है हमारे 5 यूनियन काउंसिल के, 15-15 लाख के मशीनें हमने लेके दिए, कोई तकरीबन 400 मशीनें, उसके साथ बाकी एक्सेसरीज़ भी, ताकि ख़वातीन को ट्रेनिंग किया जा सके, कुछ बेसिक जो बुनियादी सिलाई कढ़ाई के हवाले से। और मुझे याद है कि इनिशियल जब ये स्टार्ट हुआ 2017-18 में, 17 के सीज़न में, तो 33 सेंटर चल रहे थे पूरे GB में LSO, और वो मशीनें अभी भी मौजूद है। वो कि ये मशीनें अगर मैं चाहता तो मैं अपनी मर्ज़ी से तकसीम कर सकता था, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यार को, अपने वोटर्स को, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। और उसके अलावा एक एम्बुलेंस हमने ख़रीद के दिए, हमारे यहाँ आस ग्रुप है, ब्लड ग्रुप उनको, और यहाँ पे लड़कियों का एक स्कूल है मेरे अपने हल्के में, कुशमरा हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी स्टूडेंट वहाँ पे तादाद, तकरीबन कोई 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं। उनकी लेबॉर्ट्री के लिए हमने कोई 10 लाख रुपया दिया। उसके अलावा कोई
पीने के साफ़ पानी के लिए कुछ पाइप तकरीबन कोई 8-10 लाख रुपए का, ये हमने पूरे हल्के के अंदर तकसीम किया। तो ये मुख्तसर कहानी ये था। और उसके बाद क्योंकि पार्टी ने मुझे निकाला तो फिर मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं आज़ाद रहता या कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता। लेकिन मैंने फैसला ये किया कि ये 5 साल तक मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, एज अपोजिशन अपना किरदार अदा करता रहूँगा। सर, आपके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे करप्शन के, तो इसके पीछे असल स्टोरी क्या है? क्या ये इल्ज़ामात सिर्फ महज आपकी ज़ाती दुश्मनी या फिर किसी और के मफाद के पीछे कुछ स्टोरी है, या फिर सचमुच आपने कुछ ऐसा नहीं? इसमें जिस तरह मैंने आपको अभी तफसील बताया, मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, ना पार्टी ने मेरे ऊपर कोई ब्लेम किया है। अखबार की कोई ख़बर थी जिसको बेस बना के लोगों ने हमारे ऊपर वो किया, कोशिश किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नाकामी उनको उस वक़्त हुई जब जीबी कौंसिल का मेंबर जो अभी मरहूम हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो दियामर से जिसको मैंने वोट किया था, सईद अफजल साहब, तो उन्होंने जब ये फ़ंड दिया, शुरू में उन्होंने कहा जी ये फ़ंड दे ही नहीं सकते। पहले कहा जी कौंसिल के मेंबर के पास फ़ंड ही नहीं होता है। फिर जब फ़ंड दिया, फ़ंड देने का हमने कहा लोगों को, तो उन्होंने कहा जी ये फ़ंड दे नहीं सकते, चिलास के अलावा नहीं दे सकते। हालांकि कौंसिल का मेंबर कहीं पे भी दे। जब ये फ़ंड आ गया, हल्के में लग गया, लोगों ने देखा अमली तौर पर, तो ये एक इल्ज़ाम ही है महज, जिस तरह मैं आपके ऊपर भी ब्लेम कर सकता हूँ जी आपने ये किया। इल्ज़ाम देना बहुत आसान काम है, लेकिन पार्टी की तरफ से मुझे जो शो का नोटिस दिया गया उसमें कोई इस तरह का जिक्र नहीं था। पार्टी ने सिर्फ मुझे ये कहा था जी क्योंकि आपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो अली हैदर साहब उनको वोट नहीं दिया। और आपको मैं इंटरेस्टिंगली बताता चलूँ, अली हैदर पार्टी का नॉमिनी नहीं था, वो आज़ाद कैंडिडेट था, और सईद अफजल भी आज़ाद कैंडिडेट था। तो मेरी मर्जी थी, मैं ऐसे मेंबर असेंबली में जिस आज़ाद मेंबर को वोट देता, और मैंने मेरे ख्याल में अच्छा फैसला था मेरा, जिससे इलाके के अंदर तरक्की के लिए हमने काम लिया है। जो फ़ंड लिया है वो काजी इम्तियाज़ के जेब में या मेरे अकाउंट में नहीं आया, बल्कि डिपार्टमेंट के थ्रू, LGRD के थ्रू लोगों तक पहुँच गए। बिल्कुल सर, 5 साल आपके कैरियर में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे आपको फ़ख्र है, वो कौन सा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ाद मेंबर, पार्टी भी मेरे साथ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भरपूर हमने किरदार अदा किया। और मुझे फ़ख्र है कि इस 5 साल के दौरान जो मैंने डे फर्स्ट में, क्योंकि एक तो पार्टी का मंशूर होता है जो कि क्योंकि मेरा पार्टी के साथ ना बन सका और पार्टी वालों ने मुझे निकाल दिया, तो उसके बाद मेरा अपने जहन में वही था कि इस हल्के की जो सबसे बड़ी पसमानदगी है वो तालीमी लिहाज से थी, और यकीनन जिस कौम का तालीम बेहतर होगा उसने आगे तरक्की करना होता है। और बिलखुसूस हमारे हल्के के अंदर स्कर्दो 2 के अंदर हमारी जो माएँ बहनें और बच्चियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उनकी तालीम के हवाले से कोई मुनासिब इक़दाम नहीं था। और मुझे हैरानगी भी हुई और ख़ुशी भी हुई जब मैं इलेक्ट हो गया इलेक्शन जीतने के बाद, तो मेरे पास इनिशियल कोई 6 महीने के अंदर जो दरख्वास्तें आई स्कूलों के लिए, कोई 12-14 दरख्वास्तें, उसमें से एक के अलावा बाकी जो है ना 13 दरख्वास्तें लड़कियों की तालीम के हवाले से थी। तो मैं सक्सेसफुल रहा इस 5 साल में। मैं आपको फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तकरीबन 36-37 स्कीम इस वक्त चल रहा है इस हल्के के अंदर तालीमी लिहाज से, और बल्तिस्तान के अंदर टॉप पे है इस वक्त। आप किसी भी मेंबर को ADP उठा के रखें और मेरा उठा के देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने गंबा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज एक, अच्छा 2 हायर सेकेंडरी स्कूल, एक गंबा में लड़कियों का, ये लड़कियों का है सारे, और एक शगरी कलाम में। इधर कोशमरा के जो स्कूल है उसको मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ये 3 हो गए। उसके बाद अभी 3 हाई स्कूल हमने सक्सेसफुली लिया, जिसमें क्वार्दो में लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल, कोमरे में, और कचूरा के अंदर हाई स्कूल जो मौजूद नहीं था, और बहुत सारे मिडिल स्कूल, मतलब दर्जनों के हिसाब से, और इसी तरह प्राइमरी स्कूल। और इसमें मोर देन 85% जितने भी तालीमी जो PC1 मंजूर हुए इस 35-36, उसमें तकरीबन 85-90% जो है ना लड़कियों के तालीम के हवाले से। एक तो ये बहुत बड़ा काम है जो कि इस 5 साल के दौरान, और मेरा चैलेंज है कि पिछले 20 साल में मुझसे पहले जो 10-10 साल यहाँ पे हल्के की नुमाइंदगी की है लोगों ने, उनका ADP आप उठा के देखें, और सिर्फ इस 5 साल में काचू इम्तियाज़ का उठा के देखें, हल्का नंबर 2 का, मतलब अपोजिशन में होने के बावजूद, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन पब्लिक ये कह रहा है कि ये चीज़ें हमें ऑन ग्राउंड नहीं नज़र आ रहा है। स्कीमें अप्रूव हो चुका है, बहुत सारे स्कीमें कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ टेंडर स्टेज पे है, कुछ PC1 स्टेज पे है। मतलब ये अगले 5 साल के अंदर ये तमाम चीज़ें तो कंप्लीट नहीं हो गई, लेकिन अगले 5 साल में इंशाल्लाह ये सारे आपको नज़र आएंगे ऑन ग्राउंड चीज़ें बन के। एक तो ये था। दूसरा अहम चीज़ इस हल्के के अंदर इस दौर में 21वीं सदी में लोग क्या कहते हैं, कुएँ का पानी पीते थे, वो क्या कहते हैं जी, वो हमारे बल्तीज़ोन में स्पेशल लफ्ज़ है, वो शुदोंग उससे पानी पीते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के के अंदर
तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए का स्कीम इस वक्त चल रहा है। कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ ऑन ग्राउंड है पूरे हलके में। मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 80% ऑफ द पॉपुलेशन अगले 3 से 4 साल में क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी सकेंगे, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत लोगों की थी। उसके अलावा हेल्थ के अंदर कुछ काम हुए, जिसमें बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल जो 10 बेड था उसको 20 बेड करने में कामयाब हुआ, जिसमें 5 करोड़ का स्कीम अप्रूव होकर काम भी शुरू हो चुका है। इनिशियली 16 कमरे उसके अंदर बन रहा है और उसके अंदर मशीनरी लगेंगे, और वो बेसिकली स्टार्ट तो उसका होगा आपका कोरोना के जो आइसोलेशन सेंटर के तौर पे, लेकिन अगले साल जब कोरोना मुल्क में ख़त्म हो जाएगा तो वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। और इस तरह कुछ और चीज़ें और सड़कें और बाकी मामला है। तो मेनली यही 2-3 अहम चीज़ें। सर, जो मेडिकल कम्प्लेक्स बनने जा रहा है हल्का नंबर 2 में, तो उसको हल्का नंबर 2 में लाने में क्या समझते हैं कि आपका भी हाथ है, या आप भी राजा जलाल साहब को ही क्रेडिट देंगे? नहीं, इसमें बेसिकली ये प्रोजेक्ट बेसिकली वफाक का ही है, जिसको मैं एग्री करता हूँ कि वफाक ने ही दिया है। लेकिन हल्का नंबर 2 के अंदर 2 जगहों पे, एक तो जहाँ पे अभी फ़ाइनल हुआ, इसके अलावा 1000 कनाल हमने ख़ुद क्वार्दो के अवाम ने और हमारे अमायदीन ने बाकायदा लिख के दिया था कि हम 1000 कनाल देने को तैयार है अगर यहाँ पे नहीं बनता या ज़मीन अवेलेबल नहीं होता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ऑलरेडी हमारे ही हल्के के अंदर 411 के नीचे ये बन रहा है, कोई 500 कनाल पे। और क्योंकि मैं ऐसे मेंबर असम्बली ये मेरे ऊपर भी, मेरे पास भी इस्तेकाक मौजूद था, क्योंकि इसके PC1 पे मेरा साइन लाजमी था। और मैंने ये मार्च के महीने में जब ये, बल्कि मई के महीने में ये जब फाइनल हो रहा था, तो मुझे सेक्रेटरी हेल्थ उस वक्त राजा रशीद साहब थे, उनका कॉल है। उन्होंने कहा जी क्योंकि ये PC1 आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो साइटिंग बोर्ड का मेंबर होता है, जो सीटिंग MLA है किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो मेंबर ADP है, चाहे वो PSDP का प्रोजेक्ट है, चाहे कोई डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, तो मैंने, क्योंकि मुझे खुशी हुई जब उन्होंने कहा जी इस तरह है, क्योंकि उसके अंदर 4 और ऑप्शन भी मौजूद थे। और क्योंकि ये मेरे अपने हलके में बन रहा था, तो मैंने बड़ी खुशी से उनको कहा है जी मैं बिल्कुल खुशी के साथ ना सिर्फ इस पे साइन करता हूँ, बल्कि मैंने फर्दर उनको ऑफ़र भी किया है कि फ्यूचर में अलर्ट से आपको मज़ीद 500 कनाल की ज़रूरत पड़ता है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो ये हम ख़ुद से अरेंज करेंगे। ठीक सर, हल्के के अंदर। बिल्कुल सर, आप भी क्वार्दो से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ का जो पुल है वो अभी भी उसी तरह ही है ना? वहाँ पर कोई RCC पुल बन सका, और रोड की हालत भी उसी तरह ही है जिस तरह कोई 10 साल 15 साल 20 साल पहले था। तो उस पर आपने इतना काम या उसको इतनी तरजीह नहीं दी, तो इस पर क्या? इसमें काम यकीनन हुआ है। उसमें मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह मैंने आपको कहा जी 5 साल में तमाम चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकता है। एक तो ऐसा था, एक तो मेंबर ADP बहुत कलील होता है, 7 करोड़ या 6 करोड़ रुपया हमें मिलता है, और हमें अब तक 2 ATPs पे हमारा काम हो चुका है, तीसरा अभी हमारा फाइनल स्टेज पे है जिस पे काम स्टार्ट होंगे। और इसी में तकरीबन 1 करोड़ हमने मेटलिंग के लिए रखा हुआ है, जो क्वार्दो ब्रिज से लेकर आगे 1 किलोमीटर, 1 करोड़ में 1 किलोमीटर ही बन रहा है। ये इनिशियली ये बन रहा है। और क्वार्दो पुल के हवाले से मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर मुमकिन नहीं है। हमने जो बड़ा काम इसके हवाले से ये किया, जो ज़्यादातर लोगों को पता है लेकिन कुछ को जिनको नहीं पता, आपके तवज्जुह से हम बता दें, 19-20 के ADP में, यानी पिछले साल के ADP में 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था पूरे बल्तिस्तान के लिए, फिजिबिलिटी के लिए, मतलब पूरे बल्तिस्तान के RCC ब्रिज के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट के साथ जो यहाँ पे चीफ इंजीनियर और नज़ीर साहब है, डॉक्टर नज़ीर साहब ऐसी, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया पर्सनली, सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया, चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला साहब को रिक्वेस्ट करके वो जो 1 करोड़ रुपया पूरे बल्तिस्तान के लिए हुआ था, वो PC2 क्वार्दो पुल के लिए हमने रख दिया। ना सिर्फ क्वार्दो पुल के लिए रख दिया, बल्कि इस दफ़ा हमने बशो पुल के लिए 1.5 करोड़ फिजिबिलिटी के लिए लिया। तो जब तक फिजिबिलिटी ना हो, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। तो उम्मीद ये है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जो पाबंदी रखी हुई है वो लिफ्ट हो जाएगा, तो ये फिजिबिलिटी जब मुकम्मल होगा तो अगले ADP में इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली कोई 52-54 करोड़ रुपए का RCC ब्रिज बनेगा, जो अगले 5 साल में इंशाल्लाह तैयार हो, ये कंप्लीट होगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं था, आप ये चीज़ भी अपने जहन में रखें, अपोजिशन में आज़ाद मेंबर और अपोजिशन में होने के बावजूद हमने ऐसे बड़े बड़े काम किए। मैंने आपको जिस तरह कहा ना चैलेंज करके कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो स्कीमें हैं ना, आप ज़रा कंपेयर करें हमारे दिगर मेंबरान से, उनसे ज़्यादा स्कीमें हम लेके आ सके इस 5 साल में, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सर, आप पे एक और इल्ज़ाम है कि जो वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट है उस पर
1970s में जितना काम हुआ था उसके बाद आज तक बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दी गई, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या आपने भी उसको कोई इतना तरजीह नहीं दी या उस पर काम नहीं किया? नहीं, वो मुझ पे तो नहीं होना चाहिए, वो तो जिसके पास मिनिस्ट्री थी उनके पास होना चाहिए। मैं तो अपोजिशन का मेंबर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काम ये किया है कि पहली दफ़ा आपने कई दफ़ा कोशिश किया यहाँ पे ये हमारा जो पावर प्रोजेक्ट है शगरथंग वाला, और आखिरकार हम कामयाब हुए। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अगले साल इस पूरे प्रोजेक्ट को, ये 10, 12, 13 अरब का प्रोजेक्ट है, ठीक, बिजली का जो प्रोजेक्ट है 26.5 मेगावाट शगरथंग, इसको हुकूमत ने अपने PSDP में शामिल किया। पहले PSDP में 20% थे, 80% वो लोन के चक्कर में थे, तो लोन बराबर नहीं हो सका, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई कारकर्दगी का इशू हुआ तो वो हमारे ऊपर नहीं आता। मैं तो अपोजिशन में हूँ, ये हुकूमत और हुकूमत के जो वज़रा है उनसे आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। हाँ, मेरे ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि इस 5 साल में मैंने कोई ठेके नहीं बेचे, ये इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं, कोई नौकरी मैंने फ़रोख्त नहीं किया, ये इल्ज़ाम आप मुझ पर लगा सकते हैं। और मैं वाहिद मेंबर असम्बली हूँ बल्तिस्तान का जिसने अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मेरा सिंगल ठेका आप दिखाए मेरे किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को दिया, आप जो मुझे सज़ा दे दे मुझे कबूल है। और हमने बहुत बड़ी तब्दीली इस हल्के के अंदर इस 5 साल में की, वो एक जो इंतकामी सियासत थी वो हमने ख़त्म किया। किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मेरा कभी कोई हाथ नहीं रहा। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप ख़ुद से पूछे, हर मेंबर के बारे में पूछे, तो मेरे ख्याल में मेरे अपने बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड है वो आपको बताएगा कि किस बंदे ने किधर तंग किया। तो मुझे ये भी खुशी है, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादातर टीचर्स को पोस्टिंग ट्रांसफ़र में वो होते थे, तो मैंने खुली छूट डिपार्टमेंट को दी थी। मैंने कहा था जी ये आपकी ज़िम्मेदारी है, कौन सा टीचर कहाँ बेहतर कर सकता है, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो हमने उनको एम्पावर किया, हमने ठेके फ़रोख्त नहीं किए, हमने नौकरियाँ फ़रोख्त नहीं किया। ये इल्ज़ाम मैं कबूल भी करता हूँ जो मैंने किया। ठीक, बिल्कुल। सर, आपके मुताबिक आपके हल्के में सबसे पसमानदा इलाका कौन सा है और उस पर आपने कितना काम किया? मेरे ख्याल में पसमानदा तमाम इलाके हैं, क्योंकि किसी भी इलाके के अंदर तमाम सहूलतें मौजूद नहीं हैं। कहीं पे तालीम का इशू है, कहीं पे तालीम और हेल्थ दोनों का इशू है, कहीं पे तालीम, हेल्थ और पीने के पानी का भी इशू है, कहीं पे सड़कों का इशू है, कहीं पे बिजली का इशू है। तो मैं कैटेगरी करके नहीं कह सकता हूँ कि फ़लान हल्का, फ़लान गाँव पसमानदा। हर गाँव पसमानदा है। आप बशो ले लें, आप क्वार्दो ले लें, आप सतपारा ले लें, आप चुंदा ले लें, इवन आप गम्बस कर दो ले लें। गो की हमारा तहसील है, क्वार्टर है, लेकिन इसके अंदर भी पसमानदगी मौजूद है। कुछ ना कुछ मसाइल वहाँ पे मौजूद है, और इन मसाइल को हल करने के लिए यकीनन 5 साल का टर्न्योर बहुत कम अरसा होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पिछले 10 साल में आगा अब्बास रिजवी साहब भी 10 साल उन्होंने काम किया, तब जाके उनके काम लोगों को नज़र आए। शेख निसार साहब के पास भी 10 साल का मैंडेट मिला, और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी अगला 5 साल का मैंडेट मिलेगा, तब मैं कह सकूँगा कि 10 साल में, क्योंकि बहुत सारी हमारी स्कीमें हैं ना, मैंने आपको जिक्र किया, हमारी सिर्फ 2 ADP पे काम हो चुका है। पहला ADP वाला कंप्लीट हुआ है, सेकंड ADP वाला भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बिल्डिंग बन रहा है, कहीं सड़कें बन रहा है, अब तीसरा वाला भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब ये स्टार्ट होगा और इसको ख़त्म होते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा डिग्री कॉलेज 8 करोड़ का स्कीम है, साइट सिलेक्शन हो चुका है, टेंडर होगा, फिर ठेकेदार काम शुरू करेगा, 2-2.5 साल में काम ख़त्म होगा, फिर PC4 आएगा, तो ये अगले 5 साल के एंड पे जाके ये समरात देना शुरू करेगा। तो ये हम नहीं कह सकते कि इस 5 साल में ये तमाम चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकता है। और इसी तरह और भी इश्यूज़ है जिसको हल होना ज़रूरी है, और 5 साल के अंदर मुमकिन नहीं है कि किसी मेंबर के लिए की। और फिर बदकिस्मती ये है कि हमारा ये हल्का बहुत बड़ा हल्का है, गिलगित बल्तिस्तान में दूसरा बड़ा हल्का है, और इस हल्के के अंदर इस हवाले से हमने असम्बली के अंदर बड़ी, वहाँ पे 2018 में मैंने करारदाद पास की, जिसको मुत्तफ़िका करारदाद की, इसकी हल्काबंदी के हवाले से, सब डिवीज़न के हवाले से और तहसील के हवाले से, जिसके ऊपर काफ़ी पेशरफ भी हुआ। लेकिन उसमें फिर क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं था, वही कहानी हुआ कि हुकूमती जो वज़ीर आला साहब, उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया जी आप जलसा करें और आप अपनी ज्वाइनिंग दे दें पार्टी में, तो हम आपको क्रेडिट देना चाहते हैं। मैंने कहा जी आप क्रेडिट मुझे ना दे दें, क्रेडिट आप अपने पास रखें, आप ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि इस हल्के के लोगों की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि इस 5 साल में इंशाल्लाह हम इसको सब डिवीज़न बनाने में और इसमें एक हल्का इजाफा करना स्टार्ट हो चुका। सर, हल्का नंबर 2 में दहाइयों से मजहबी जमातों की गिरफ्त है,
तो आप क्या समझते हैं आगे के इलेक्शन में फेडरल पार्टी जीतेगी या मजहबी जमात ही बरसर इक़्तिदार आएगी? तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल में मजहबी पार्टियों का इतना गिरफ्त इतना नहीं है जितना लोगों ने इसको समझा हुआ है, क्योंकि शेख निसार साहब जो इनिशियली जब वो लड़े थे उस वक्त मजहबी तौर पे लड़े थे, उस वक्त वो हार गए थे। उसके बाद वो पीपल्स पार्टी से लड़े, तो पीपल्स पार्टी कोई मजहबी जमात तो नहीं है, 10 साल वो रहे। अब्बास रिजवी का जो 5 साल है वो तहरीक इस्लामी या तहरीक जाफरिया का था। एक दफ़ा तो वो मुस्लिम लीग खाफ के टिकट से लड़े और वो जीते। तो आप अगर देखा जाए तो ये कोई मजहबी हल्का मौजूद नहीं है। मजहबी तो लोग सारे होते हैं, सब मज़हब का ताल्लुक बंदे के अपने उस पर होता है और वो पर्सनल चीज़ें होता है जिसका आपने ख्याल रखना है कि आप रोज़े रखना है, नमाज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुकाबला होगा इंशाल्लाह, मैं भरपूर मुकाबला करूँगा। इवन मैं आज़ाद भी आऊँगा तो इंशाल्लाह मुझे इतनी कॉन्फिडेंस है कि हमने इस हल्के के अंदर हर जगह पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया है। गो कि आप ये कह सकते हैं कि तमाम मसाइल तो हल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर हुआ है। और मैंने जिस तरह आपको इंटरव्यू के पहले में कहा जी, आप पिछले जो 20 साल के जो डेवलपमेंट का काम है उसको कंपेयर करें मेरे इस 5 साल से, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आएगी। ठीक सर, आगे के इलेक्शन में आप किस पार्टी की तरफ परस्यू करेंगे, किस पार्टी की टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अभी आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम है कि आप भी पार्टी टिकट PTI पार्टी टिकट के हवाले से उसके पीछे पड़े हैं और उसको हासिल करना चाहते हैं। और आपको मिलाकर अभी 3 कैंडिडेट्स हैं हल्का नंबर 2 में जो PTI पार्टी 4 है जी, 3 ऑलरेडी है। अगर मैं जाता हूँ तो मेरे साथ 4 हो जाएगा। नहीं, ये बात जिस तरह की होगी, मैं इस वक्त आज़ाद हूँ, ठीक, और मेरी मर्ज़ी है मैं जिस पार्टी में जाऊँ, मेरे पर कोई बॉन्ड नहीं है, किसी पार्टी का बॉन्ड नहीं है। बाकी लोग जो छोड़ के जाएंगे तो वो कोई पार्टी छोड़ के जाएंगे। मुझे तो पार्टी ने निकाल दिया तो मैं आज़ाद हो गया। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं PTI में जाऊँ, पीपल्स पार्टी में जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पार्टियों से ऑफ़र मौजूद है। PTI की तरफ जाने के लिए हमने कोई अपनी ज़ाती कोशिश नहीं किया है, पार्टी की तरफ से उन्होंने ख़ुद रिव्यू किया, हमारी डायलॉग हुई, ये बातचीत हुई, पॉजिटिव हुए, इंशाल्लाह बेहतर नताइज आएंगे। क्योंकि कोई भी जमात हो सियासी, उन्होंने वहीं देखना है कि जो बंदा सीट निकाल सके उसको टिकट देना। ठीक, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है और मेरा भी कंसेप्ट ये है कि हमने जीतने के लड़ना है। और इंशाल्लाह चाहे हम PTI में हो, चाहे आज़ाद हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, फ़िलहाल हमने फ़ैसला नहीं किया। अगले 10-15 दिनों में इंशाल्लाह हम इस तरफ फ़ैसला करेंगे। लेकिन डायलॉग हमारे तमाम पार्टियों से जारी है और तमाम कुछ से डायरेक्ट है, कुछ से इनडायरेक्ट हमारी चल रही है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे जो भी हल्के की मफाद, इलाके के मफाद हो, उसके मुताबिक हम फ़ैसला करेंगे। ठीक सर, अभी आपने कहा कि PTI की तरफ से आपके लिए ऑफ़र आई है, तो आप क्या समझते हैं कि जो एडवोकेट जाकिर साहब जिन्होंने PTI को फर्स्ट टाइम हल्का नंबर 2 में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत सारे खिदमात हैं, तो उनके खिदमात को बाला-ए-ताक रखते हुए आपको टिकट देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। ये मेरा तो नज़रिया नहीं है, ये PTI के अपने जो सईद जाफ़र शाह साहब है, उनका इंटरव्यू आया था, आपने सुना होगा। उन्होंने यही कहा जी हमारे पास एक कारकुन है जो 20 सालों से है, उसके साथ अगर वोट देंगे तो हम उसको तो टिकट नहीं दे सकते। ठीक, ये इलेक्शन बेसिकली होते हैं हुकूमत बनाने के लिए। हर जमात की कोशिश है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, हर जमात की यही कोशिश है कि वो इलेक्टेबल को लेके आए। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बल्तिस्तान में या GB में पहली दफ़ा हो रहा हो। ये पहले से एक सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें जी, इलेक्टेबल्स के ज़रिए ही हुकूमत बनी गई और आगे भी इसी तरह ही होना है। तो वो तो खैर पार्टी के कारकुन हैं, उनका हैसियत अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन क्योंकि खाली कारकुन होना या उसके साथ वाबस्ता होना ज़रूरी नहीं है, आवाम तक कितने उसकी जड़ें मौजूद है और आवाम किस चीज़ को पसंद करता है, ये तमाम चीज़ें भी उनको देखनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह आवाम मेरे साथ है, क्योंकि आवाम से हमने जो वादा किया इस 5 साल में कभी हमने लोगों को धोखा नहीं दिया, लोगों को झूठ के सहारे हमने लारे नहीं दिए कि आपको हम ये करेंगे नहीं। जिन्होंने दिए वो अभी भुगतेंगे। ठीक, मैंने तो ज़ाती तौर पर कभी इस तरह का नहीं कहा जी आपको हम ये देंगे। हमने यही ज़रूर कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें फ़ंड मिलता है उसको मुनसिफाना तरीके से तकसीम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए, तकसीम किया और बेहतर तरीके से काम चल रहा है। ठीक सर, आगे के इलेक्शन में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा कैंडिडेट है जिसकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिले? कैंडिडेट तो सारे ही वो है, चैलेंजिंग है, हर एक ने आना है और हर एक ने जीतने के लिए आना है। मेरे ख्याल में इसमें शायद एक जमात है जो सिर्फ शायद जीतना उनका मकसद ना हो, बाकी सारे जमातों का मकसद है जीतना। तो
मेरे लिए हम ये नहीं कह सकते, हम किसी को भी आसान नहीं ले सकते, लेकिन इंशाल्लाह मुकाबला होगा, अच्छा मुकाबला होगा और कामयाबी होगी। मुझे कॉन्फिडेंस इस बात की है क्योंकि पब्लिक ये देखती भी है ना कि यहाँ पे इस 5 साल में, क्योंकि जितने कैंडिडेट अभी आपके पास मौजूद हैं उन्होंने सिर्फ ये कहना जी हम ये करेंगे वाली कहानी है उनके पास। मैं कर चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास ये कहानी नहीं है कि ये करेंगे वाली। एक ये चीज़, एक ये कि मेरे जगह पे अगर कोई और इलेक्ट होता है तो उसके नए सिरे पे प्रायोरिटीज उसने बनाने। कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का अगर आ जाता है तो उसकी प्रायोरिटी नए सिरे से बनेगी। अगर मैं इलेक्ट होगा तो लोगों को, आवाम को ये फ़ायदा होगा कि मेरे ऑलरेडी जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, मैं इस दफ़ा जहाँ पे रह गया उन पे तवज्जो दूंगा तो पब्लिक को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ नया बंदा है कि अपने जहन, अपने पार्टी मंशूर उसके मुताबिक उसने काम करना है। तो एक फिर हमारे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम चल पड़े हुए है कि 10 साल तक आप उसको, पब्लिक उसको 2 फेरे ज़रूर दे देते हैं, उसके बाद अवाम ने फैसला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हमने खिदमत किया और जिस तरह आपको बताया बिला तफरीक खिदमत किया। अब अवाम की अदालत है, सबसे बड़ा एहतसाब यहाँ पे होना है। हमारे जो डिसीजन हमने किए, सही किए गलत किए, जो लोगों ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाले वो सही या गलत है, इसका फ़ैसला अवाम को इख्तियार दिया गया और अवाम अपने वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला सुना देगा और वो जो भी फ़ैसला सुना देगा हमें काबिल कबूल है जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सर, अभी आपने कहा कि पिछले टेन्योर में आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो तालीम के ऊपर दी, तो आगे अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आपकी तवज्जो का किसके ऊपर मरकूज़ रहेगी? मेरे ख्याल में इस 5 साल में ज़रूर हमने तालीम पे दी है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दोबारा से हम तालीम को ही फोकस रखेंगे। तालीम के साथ साथ सेकंड प्रायोरिटी हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि बहुत बुरा हाल है हेल्थ की सूरत हाल, और पीने का साफ़ पानी, ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा लोगों को जॉब, रोज़गार, पर्टिकुलरली हमारे यूथ के लिए, उसमें मेरे जहन में यही है कि क्योंकि पिछली दफ़ा तो हम हुकूमत में नहीं थे, इस दफ़ा इंशाल्लाह हम हुकूमत के साथ ही होंगे। इवन आज़ाद भी लड़ेंगे तो हम हुकूमत में ही जाएंगे, और पार्टी के साथ अगर हो जाता है तो उस सूरत में भी हुकूमत में ही शामिल होंगे। तो हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, यूथ पॉलिसी, जिसमें जो हमारे ग्रेजुएट है लड़के, हमारे लड़कियाँ, इवन जो बेरोज़गार, जो अनपढ़ लड़के और लड़कियाँ हैं, उनके लिए भी कोई अट्रैक्शन, कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम वगैरह, क्योंकि ये तमाम चीज़ें खाली मेंबर असेंबली होके तो नहीं कर सकता जब तक आप हुकूमत में ना हो और हुकूमत के अंदर कोई आपके पास इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, या आप हुकूमत में हो तो ये तमाम पॉलिसीज़ आप बना सकते हैं। इस 5 साल में हमने काफ़ी चीखा असेंबली के अंदर, कई दफ़ा हमने कहा जी आप ये चीज़ ले आए, ये चीज़ ले आए, लेकिन क्योंकि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं था तो यकीनन हुकूमत ने अपनी तरजीहात होती हैं, वो हमारी तरजीहात पर तो नहीं चल सकती। लेकिन हम अगले 5 साल में कोशिश ये करेंगे कि डे फर्स्ट से हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के ज़रिए किस तरह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि ये इलाका आपको पता है यहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा कोई और ज़रिया मौजूद नहीं है, लेकिन ज़रिया पैदा किया जा सकता है। दुनिया का बेहतरीन इलाका है, कुदरत ने इतने सारे वसाइल दिया हुआ है, उन वसाइल को बरकरार लाते हुए पब्लिक को और आवाम को, और पर्टिकुलरली हमारे यूथ मेल फीमेल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मुहैया की जा सकती है। ठीक सर, अगर आपको इस बार मैंडेट ना मिले और आपको शिकस्त हुई खुदा न खास्ता, तो आपका सियासी सफ़र क्या जारी रहेगा या जारी रहेगा? छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं, बिल्कुल जारी रहेगा। मतलब जीत हार तो गेम का हिस्सा है। ठीक, मतलब जीतने और हारने के लिए तो मैदान में नहीं होता है। हम एक ज़रूरी नहीं है, मैं अभी मेंबर असेंबली नहीं हूँ और मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ मैं जब मेंबर था उससे बेहतर काम मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक, जब हम मेंबर थे तो शायद हम पब्लिक के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, हमारी मसरूफियात होती थी। असेंबली हो गया, कभी मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर मैं मौजूद था। एक मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी मेरे पास अपनी मौजूद थी जिस पे हमने बहुत सारे बेहतर काम किया। तो वो जिम्मेदारियाँ भी आपको निभानी है, पब्लिक के साथ डीलिंग भी करना है। तो मेरे ख्याल में मतलब दोनों सिलेंडरों सामने रखते हुए हम इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतने के लिए लड़ेंगे। मतलब शिकस्त हमारे जहन में नहीं होगा, लेकिन ये तो ऊपर वाले की दीन है कि हो सकता है इसमें ये कोई, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप जीते या हारे, क्योंकि ये मैदान अब हमने चुन लिया है तो हम इसी के अंदर रहेंगे और बेहतर तरीके से। और मेरे ख्याल में क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, अगर मुझे लड़ से शिकस्त हो भी जाती है तो मैं शायद
अपनी तवज्जो डेवलपमेंट सेक्टर के ज़रिए यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकूँगा, क्योंकि मेरे लिंक्स है बहुत सारे इदारों के साथ मैंने काम किया, तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर से भी काम निकाल सकूँगा, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। सर, जो वोट्स पैसे से वोट ख़रीदने का कल्चर है, साथ में घर के किसी बड़े के साथ डील किया जाता है वोट बटोरने के लिए, तो आप इस कल्चर को कैसे देखते हैं? क्या आपके हल्के में ये हैं? क्योंकि जब हमने पिछली बार एडवोकेट जाकिर के साथ बात की और शेख निसार के साथ जब हमने बात की, तो उन्होंने कुछ वाक़यात भी बयान किए, उनके साथ कुछ रोनुमा हुए थे ऐसे वाक़यात कि पैसे चाहते थे, बदले में वोट देने के लिए तैयार थे। तो आप क्या समझते हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए? अगर ना भी आया हो तो इस कल्चर को रूट आउट करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है जो आपने पहले भी इम्प्लीमेंट की है और अभी आगे भी करेंगे? ये एक अनफॉर्चुनेट सीन हमारे कुछ हलकों में ज़्यादा है, हमारे हल्के में ना होने के बराबर है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मौजूद थे। मुझे ख़ुद, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है, मुझे ख़ुद एक दफ़ा एक ग्रुप ऑफ पीपल आए, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया जी आप हमें इतने पैसे दे दें, इतने वोट देंगे। मैंने उनको कहा जी नहीं, हम 1 रुपये नहीं देंगे, अगर आप वोट देना चाहे, आपकी कोई डिमांड है जायज़, हम उसको पूरा करेंगे। मैंने डे फर्स्ट से डिस्करेज किया और आइंदा भी करेंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पैसे दे के वोट ख़रीद के मेंबर बने, इसमें मज़ा बिल्कुल ही नहीं है और ना मैं इसके हक़ में हूँ, बल्कि इसके ख़िलाफ़ हम काम करेंगे। और पिछले इलेक्शन में हमने कर चुका है, पिछले इलेक्शन में हमारे पास पब्लिक आए, 1-2 ग्रुप आए इस तरह, हमने उनको डिस्करेज किया। और अभी भी अगर हमारे पास कोई इस तरह का आता है तो हमारा जवाब ना ही होगा। बेशक वो वोट अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, आवाम को अपनी मर्ज़ी है, किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती। अभी कुछ हल्कों से हमें ये खबर मिल रहा है कि 1-2 पार्टियाँ ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, डंडे दिखाएंगे, ये करेंगे। भाई ये नहीं होता है, अब ये दौर ख़त्म हो चुका है, हर बंदा आज़ाद है और हर बंदे को हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से वोट करे, और हम टोटली इसके ख़िलाफ़ डिस्करेज करेंगे। हमारे हल्के में इतना मौजूद नहीं है, हमारे दियामर रीजन में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टोटली पैसे पे ही चलता है। और हमारे यहाँ खपलू के अंदर भी कुछ जगहों पे ऐसे है, कांचे में भी और बाकी हल्कों में भी होगा, यहाँ पे भी मौजूद है लेकिन ना होने के बराबर है। और हमें चाहिए कि इसको डिस्करेज करें, क्योंकि ये कोई अवामी मैंडेट नहीं होता है कि इसका मतलब फिर ये होगा कि जिसके पास 5-6 करोड़ होगा वो पैसे दे के मेंबर बन जाएंगे, तो वो ट्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे लोग, पीछे से 5 करोड़ कमाना भी होगा, तो ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। कम से कम मैं लोगों को सॉरी करूँगा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता। ठीक सर, लास्ट में हमें बताएं कि लोग आपको वोट क्यों दें, इस पर आप ब्रीफली बता दें। साथ में आप अगर यूथ को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप लास्ट में वो भी दे दें। बिल्कुल, जिस तरह मैंने अपनी अभी आपके साथ इंटरव्यू में शुरू में बताया जी, वो लोग मुझे वोट इसलिए भी दे क्योंकि इस 5 साल में हमने कोई नौकरी फ़रोख्त नहीं किया। एक वो लोग वोट हमें इसलिए भी दे क्योंकि इस 5 साल में हमने कोई ठीके फ़रोख्त नहीं किए। एक लोग हमें वोट इसलिए भी दे क्योंकि इस 5 साल में हमने किसी को झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को बाईपास नहीं किया, किसी के काम में दखलंदाजी नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट के अंदर उनके मामलात के अंदर अपना इंटरफेयर हमने नहीं किया। एक उसके अलावा लोग हमें इसलिए भी वोट दें क्योंकि इस 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन में होने के बावजूद, आज़ाद मेंबर होने के बावजूद, हमने ना सिर्फ असेंबली के अंदर इस हलके की नुमाइंदगी की है, भरपूर नुमाइंदगी। सिर्फ हलके की बात नहीं है, आप कभी गिलगित चले जाए और वहाँ पे हमारे असेंबली की जो स्टाफ है, सेक्रेटरी से लेकर नीचे पेन तक, आप पूछे कि काची इम्तियाज़ का ये 5 साल कैसा रहा, क्योंकि असेंबली के अंदर जो हमने काम किया ना उसके बारे में कोई यूथ हमसे सवाल करता है, ना पूछता है, ना कोई वोटर हमसे पूछता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है गो कि मैं एक नातजर्बाकार बंदा था इस फील्ड में। इस 5 साल के अंदर हमने इतना तजर्बा हासिल किया, चाहे कानून साजी हो, चाहे मुख्तलिफ़ कमेटियों के अंदर हो, चाहे पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो रोल हमने प्ले किया, उसके अलावा जो ऐसे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मेरे पास था, तो हमने कोविड-19 पे पूरा रिपोर्ट ना सिर्फ पेश किया बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके अलावा तालीमी लिहाज से मैंने आपको कहा कम से कम 30-35 करोड़ से ऊपर का काम सिर्फ एजुकेशन में हुआ है। अच्छा, बिजली के हवाले से 2 बड़े प्रोजेक्ट मेरे हल्के में चल रहा है, जिसमें आपने एक सवाल भी किया था, गो कि वो सवाल डायरेक्टली मुझसे रिलेट नहीं बन रहा था। 45 करोड़ का 2 मेगावाट बशों में इंशाल्लाह अभी स्टार्ट होने जा रहा है। उसके अलावा तकरीबन 2.5 से 3 मेगावाट 75 करोड़ का चौक के अंदर ये शुरू हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे मकबून सर में था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ लोगों ने इसकी मुखालिफत की, इस प्रोजेक्ट की, और इस प्रोजेक्ट को हमने बाहर जाने नहीं दिया। इस प्रोजेक्ट को हमने अपने हल्के के अंदर रखा और कचूरा के अंदर चौक में पानी का वाफिर मकदार मौजूद है। उसके अलावा आप शकरथंग पावर प्रोजेक्ट को देखें, वो इंशाल्लाह इस 5 साल के आखिरी हिस्से में
अप्रूव हो गया और उस पर काम शुरू होंगे। उसके अलावा एक और काम जो पिछले एडीपीस में यहाँ पे कोई तकरीबन 3 करोड़ का फिजिबिलिटी बन चुका था, कचूरा से शगरथंग, शगरथंग से बुमेन, फिर आगे शुंटर पास से होते हुए ये ताओबोट एजेके और फिर इस्लामाबाद तक। अगर ये रास्ता बन जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 11 से 12 घंटे में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह अगले फेरे में हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इनिशियली हमने बुमेन अस्तोर तक रोड थ्रू करना है, शगरथंग यहाँ पे टूरिस्ट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ के जो मसाइल है, चाहे पानी के है, चाहे सड़कों के है, चाहे तालीमी है, चाहे आरसीसी ब्रिज के हवाले से, और लोग इसलिए भी देते कि यहाँ पे जो 2 बड़े आरसीसी ब्रिज है उसको हम इंशाल्लाह अगले 5 साल में मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे। और आपको पता है ये छुमिक ब्रिज हो गया, इसी तरह जो खपलू में 6-7 ब्रिज बन रहा है, ये पिछले दौर के स्कीम थे, फिजिबिलिटी उस वक्त बन गया था। ये ब्रिज इसके हवाले से ये है कि इसकी फिजिबिलिटी जो बनाया है वो असल काम वही है। फिजिबिलिटी जब बनता है तो ऑटोमेटिकली अगले फेरे में ये कंप्लीट होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह यूथ के लिए मेरा पैगाम ये है कि हम यूथ को ये पैगाम देना चाहता है कि इंशाल्लाह यूथ पॉलिसी हम बनाएंगे जीबी के यूथ के लिए। तकरीबन 1000 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां हमारे सालाना जो है ना यहाँ से फारिग होता है, तो उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी मजबूत बनाएंगे जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और उनके लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ये दोनों मौजूद होंगे, ताकि वो डिग्री लेके यहाँ पे दर दर की ठोकरें ना खाए, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। और उसके अलावा जो बेरोज़गार हैं उनको जॉब दिलवाने के हवाले से सिर्फ गवर्नमेंट के जॉब के पीछे हम नहीं पढ़वाएंगे, बल्कि उनको ऐसे ऐसे हम बिज़नेस आइडियाज़ हम देंगे, उनसे लेंगे, बल्कि हम क्या देंगे उनसे खुद लेंगे और उसको बेहतर तरीके से अमल दरामद पहुंचाएंगे। और इसमें यह है कि गवर्नमेंट लेवल पे एक चीज़ होता है कि ये चीज़ें करना होता है, फिर एक ज़िम्मेदार बंदा होना चाहिए। जिस तरह फेडरल में एक मिनिस्ट्री जिनको दिया जाता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे, बाकायदा टारगेट होगा, अगर हम हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो जो भी हमें ज़िम्मेदारी देंगे हम रिव्यू करेंगे हर महीने कि आया हम कितने काम कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कि वो कि क्योंकि मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है, मुझे आइडिया भी है काम को किस तरह करना है, वो तरीका भी है। हमारे पास ये सिस्टम तो नहीं है कि हमने फाइल को दबा के रखना है जिस तरह गवर्नमेंट के अंदर है। हमारे पास तो ये होगा कि हम इंतजार करेंगे, फाइल आएंगे, ठक करके साइन किया, आगे निकल गए। तो ये चीज़ें सारे करेंगे। और यूथ के लिए मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस के हवाले से है, उनके जॉब के हवाले से है। और यहाँ हमारे जो बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी अभी बिल्कुल बुनियादी नौयत पे है, इसको बेहतर करने के हवाले से हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके माँ बाप हज़ारों लाखों रुपया सालाना खर्च करके बच्चों को पाकिस्तान के दूर दराज शहरों में भेजता है, उसी क्वालिटी उसी लेवल का हम यहाँ पे उनको एनवायरनमेंट देंगे पढ़ाई के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि लोग हमें दोबारा वोट दे दें ताकि उनके ये जो छोटे मोटे मसाइल जो रहते हैं उनको भी हम इंशाल्लाह हल करेंगे। और असेंबली के अंदर भरपूर नुमाइंदगी करते हुए इस हल्के के जो भी हुकूक है, चाहे वो प्रोजेक्ट के हवाले से है, चाहे इस हल्के की आबादी जो बढ़ गया है इसको हल्का बंदी करने के हवाले से है, सब डिवीज़न के हवाले से है, और इस हल्के के अंदर मौजूद टूरिस्ट पॉइंट है इनको एक्सप्लोर करने के हवाले से। गो कि इस 5 साल में भी हमने काफ़ी कोशिश किया, बहुत सारी स्कीमें, मैं आपको नाम लेके कहना चाहता हूँ कि कोई 6 करोड़ का हमने एक स्कीम लेके आया टूरिज़म डिपार्टमेंट के थ्रू सड़कों के हवाले से, जो कचूरे के अंदर हम लेके जा रहे हैं। इसी तरह सतपारा में ऊपर दियोसाई टॉप पे कोई तकरीबन 2-2.5 करोड़ का एक टूरिस्ट हट बन रहा है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। चुंदा के अंदर अभी रोड हमने रख दिया, इस रोड के बनने के बाद इंशाल्लाह चुंदा बहुत खूबसूरत गाँव है हमारे हल्के के अंदर, इसमें हम काम करेंगे। बशों के रोड को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बशों जंगल तक, सुल्तानाबाद तक, सोक और कचूरा ऑलरेडी है, ब्रिजेस आपके सामने बन गए। फर्दर वो जो प्रोजेक्ट आएंगे, पावर प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट, दोनों में फिर सख्तन शहर तक लोगों की एक्सेस होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में हैं और इंशाल्लाह अगर आवाम ने दोबारा मौका दिया तब भी कोशिश करेंगे, मौका ना दिया तब भी इंशाल्लाह हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी, इतना सोर्स मौजूद है कि हम मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के हल्के के मसाइल को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, लोगों ने आपकी बात को सुना होगा, आपकी स्ट्रेटजी को जाना होगा और यूथ ने भी आपके मैसेज को रिसीव किया होगा। तो बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो ये थे जनाब काचो इम्तियाज़ साहब, मज़ीद एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।